दोस्तों, एक स्टूडेंट है मेरे, राइट। उन्होंने कल व्हाट्सएप पर एक स्टेटस रखा था और मुझे बहुत पसंद आया, तो आई टोल्ड हिम कि वो स्टेटस मुझे सेंड कर दे। आपकी स्क्रीन पर है कि एक महिला कभी भी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला कभी भी मस्जिद की मौलवी नहीं बन सकती, एक महिला कभी भी चर्च की पादरी नहीं बन सकती, एक महिला कभी भी किसी संप्रदाय की धर्म गुरु नहीं बन सकती। ये धर्म की देन है। लेकिन एक महिला आईपीएस, आईएएस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकती है। ये संविधान की देन है। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान। बहुत ही खूबसूरत स्टेटस लगा ये मुझे, एंड आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे नए राष्ट्रपति जी जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, राइट। वो आशीर्वाद ले रहे हैं, एज यू कैन सी। विल टॉक अबाउट हर इन डिटेल। आज 23 जुलाई 2022 है डियर फ्रेंड्स। दिन है सैटरडे। आप में से जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको शायद मेरी आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि आज भी तबीयत जो है वो उतनी ज़्यादा 100% ठीक नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज़, क्या कहूँ मैं, लेकिन ये लगभग पिछले मेरे जीवन के 30-40 दिन जो हैं वो ऐसे ही हेल्थ वाइज अच्छे नहीं रहे, राइट। तो अब क्या करें। बट एनीवे, चलो आज आई एम फीलिंग बेटर। तो आज हम 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू जी के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट यूनियन ऑफ सैंक्शनड। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है, जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, सेविंग द हिल एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, एंड जजिंग अवर जजेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के टाइम्स ऑफ इंडिया का। विवेक देबरॉय जी और उनके एक साथी ने मिलकर इस आर्टिकल को, ये 4th आर्टिकल जो है उसको लिखा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे नए राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन उन्होंने जीत लिए हैं, राइट। और हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ट्राइबल व्यक्ति, एक ट्राइबल लीडर जो है वो हमारे देश का प्रेसिडेंट बना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई एक ट्राइबल व्यक्ति जो है वो हमारे देश का प्रेसिडेंट बना है, एंड सेकंड टाइम इतने दशकों के आज़ादी के बाद पहली बार प्रतिभा पाटिल जी बनी थी हमारे देश के राष्ट्रपति, और अब सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी हमारी मुर्मू जी। मुर्मू जी का एलिवेशन जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हुआ ना, रिमेंबर दिस थिंग, हमारे देश में डी फैक्टो पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। डी फैक्टो का मतलब होता है कि सबसे ताकतवर कौन है? सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नंबर 1 कौन है, राइट? फर्स्ट सिटीजन कौन है, या फिर सबसे जो टॉप पिरामिड है तो उसमें टॉप पर कौन बैठता है? तो रिमेंबर इट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद प्रोटोकॉल वाइज देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अब देखेंगे जब भी हमारे देश का कोई सेलिब्रेशन होता है तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आती है, राइट। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट साहब को वेलकम करते हैं, और फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मिलकर प्रेसिडेंट को वेलकम करते हैं। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के ये प्रोटोकॉल है। तो मुर्मू जी का एलिवेशन जो है टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हुआ, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, राइट। हमारे देश में कुछ 700 जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, और टोटल पॉपुलेशन हमारे देश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कुछ है लगभग 10 करोड़। और ये 10 करोड़ लोगों के लिए अब एक आशा की किरण तो है ही ये कि अब उनके जो इश्यूज़ हैं उनको टॉप लेवल पर एड्रेस किया जाएगा, उनके इश्यूज़ जो हैं वो टॉप लेवल पर हाईलाइट होंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए। अगर हम ट्राइबल्स की बात करें तो देखिए, ट्राइबल लोगों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, राइट, तो यू विल फाइंड कि बहुत ही रिच कल्चर रहा है। रिच नॉट टर्म्स ऑफ मनी, राइट। पैसे ही आपको रिच नहीं बनाते। ये जब तक हम पैसे नहीं कमाते तब तक ऐसा ही लगता है कि सारी बातें हैं, पैसे ही हमको रिच बनाते हैं, बट दैट्स नॉट राइट, ट्रस्ट मी।
जब आप पैसे कमाने लगेंगे, होपफुली जल्दी, और जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे, देन यू विल रियलाइज दिस थिंग। ज़्यादा यानी कि इतने पैसे कि आप खर्च ना कर पाए उससे ज़्यादा, कि हर महीने आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं और आप खर्च कर रहे हैं, लेट्स से टोटल सारा खर्चा मिलाकर आप 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, फिर भी आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा ऐसे ही ऐड होते रहते हैं हर महीने। 1.5 लाख रुपये आप कमाते हैं, 50,000 खर्च कर रहे हैं, 1 लाख रुपये सेविंग, नेक्स्ट मंथ सेम चीज़, उसके बाद सेम चीज़। कुछ समय के बाद यू विल रियलाइज दिस थिंग, आपको वो पता चल जाएगा कि आप 100 करोड़ भी कमाएं, आप 150 करोड़ भी कमाएं, यू विल फाइंड दिस थिंग के इंटरनल जब तक चीज़ें जो हैं वो सॉल्व नहीं होगी, या फिर इंटरनल इश्यूज जब तक वो क्लैरिफाई नहीं होंगे, तब तक आपको वो मज़ा नहीं आएगा। ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये रियलिटी है, राइट? आई एम टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एज वेल। तो व्हेन आई से रिच, आई मीन टू से, देखिए आप ट्राइबल लोगों के जीवन को देखिएगा, वहाँ पर बेटियों की कमी नहीं है। बेटी बचाओ और ये सारे जो अभियान है वो जनरली पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में ज़्यादा होते हैं। फीमेल फीटिसाइड्स और ये जो बच्चों को गिरा देते हैं, राइट, लड़की है तो गिरा दो, ये सारे इश्यूज़। इसके अलावा दहेज और बहुत सारी ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ट्राइबल सोसाइटी में नहीं रही है। एनवायरनमेंट के बहुत नज़दीक रहे हैं। उनके इतिहास में आप जाएंगे, देन यू विल फाइंड के जो पहले पुराने जो राजा महाराजा थे, तो उनके साथ अच्छा कोर्डियल रिलेशन था। यू विल, इफ़ यू गो बैक टू रामायण, आप रामायण में चले जाइए, आप महाभारत में चले जाइए, यू विल फाइंड के जो राजा थे उस टाइम पर, तो उनका और जो ट्राइबल था उनका सही चल रहा था, ऐसा कोर्डियल रिलेशन था। ना तो वो इनकी टेरिटरी में जाते थे, ना वो इनकी टेरिटरी में, एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत लेन देन जो है वो होती रहती थी। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ना ट्राइबल्स के जीवन में ब्रिटिश राज के बाद स्टार्ट हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनकी पैटर्न को नहीं समझ पा रहे थे। तो उनको लगा कि ये लोग तो सैवेज हैं और ये लोग तो डेंजरस हैं, राइट, कि इनके बारे में आपको जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, जो अननोन है, दैट इज़ डेंजरस। तो फिर ऐसे एक्ट्स और लॉज बनाया। आपने एनसीईआरटीज़ में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, हिस्ट्री के चैप्टर्स में सारी चीज़ें। तब से आपको देखने को मिलेगा पॉवर्टी, उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो ज़मीन थी, उनकी जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स थी, तो वो छीना गया, और डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा। माइनिंग होती थी उनके एरियाज़ में, तो फिर उनको अपना जो घर है वो छोड़कर कहीं पर जाना पड़ा। गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम उतनी एक्सेसिबल नहीं थी। तो ये सारे इश्यूज़ जो है एक लंबे समय से वो झेलते आए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है, और आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि पर्यावरणवादी, तो वो कहते हैं कि अगर हमें हमारे पर्यावरण की, हमारे फॉरेस्ट की रक्षा करनी है, तो वी हैव टू टाई अप विद ट्राइबल नॉलेज जो है, इनके साथ ही हम हमारे एनवायरमेंट्स को, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा को हम बचा सकते हैं। और उनकी बात बिल्कुल सही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि अब हमारे एक ट्राइबल महिला जो है, शी इज़ द न्यू प्रेसिडेंट। दैट मीन्स कि अब हमें हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके हमारे देश के विकास के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में और ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये हमारे देश के प्रेसिडेंट बने तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ट्राइबल्स के लिए ही काम करेंगे। रिमेंबर दिस, राइट, वो अब हमारे देश के प्रेसिडेंट, ट्राइबल्स के लिए तो काम करेंगे ही, इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, इन सारी चीज़ों का भी एक प्रतीक के तौर पर वो काम करेंगे, राइट। मुर्मू जी जो हैं, शी इज़ गोइंग टू बी द लाइट हाउस, कि हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, देखिए हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब हो या फिर प्रेसिडेंट मैडम हो, तो जिस प्रकार से जीते हैं, तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम और हर। सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जो है ना, वो हमारे डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। और सैम मानेकशॉ, जिनकी बायोग्राफी, एक शॉर्ट बायोग्राफी मैंने बनाई थी, शायद आपने देखी होगी, नहीं देखी है देन डू चेक इट आउट, इट्स अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन।
तो उनके जीवन के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहते थे, राइट, मैडम प्राइम मिनिस्टर या फिर सर प्राइम मिनिस्टर सर एक्सेट्रा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कह के ही बुलाते थे वो, सर मैडम भी ऐड नहीं करते थे एज फार एज आई नो। लेकिन वो प्रेसिडेंट जो है उनको डायरेक्टली वो बॉस या फिर प्रेसिडेंट को सर कह के बुलाते थे, क्योंकि वो कहते थे, वो मानते थे, ही वॉज राइट, टेक्निकली भी राइट थे वो, कि अगर कोई आर्मी का चीफ है, नेवी का चीफ है और एयरफोर्स का चीफ है, तो उनका जो बॉस है, रिपोर्टिंग बॉस जो है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर। तो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे प्रेसिडेंट जो हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी हैं। और आई एम डेफिनेटली श्योर जिस प्रकार से उनका जीवन है, उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई भी एक छोटी सी बायोग्राफी मैंने मुर्मू जी के बारे में बनाई थी, आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी है देन डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, वो भी अवेलेबल है। कि बहुत दुख झेला है, अपने हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड है उनका निधन हो गया, उनके 2 बेटे हैं उनका निधन हो गया, राइट, अभी उनकी एक बेटी है और मुर्मू जी है। तो बहुत दुख उन्होंने अभी अपने जीवन में देखा है, एंड आई एम श्योर वो जो दुख उन्होंने देखा है वो सेंसिटिविटी से वो हमारे देश की सेवा करेंगे और हम सबको प्रेरित करेंगे। एंड क्यूरियसली एजुकेशन की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हम सब की तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, और यही आशा है कि आप हम सबको प्रेरणा देंगे। थैंक यू वेरी मच। जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ईरान गए, तेहरान जो कैपिटल है ईरान का, तो वहाँ पर गए। और दोस्तों जो पुराने सोवियत देश थे, कुछ 15 देश थे, तो उनमें से किसी देश में नहीं गए, वो पहले ईरान गए, राइट। जब से ये 24 फरवरी 2022 से जो एक युद्ध की शुरुआत हुई है, उसके बाद पहली फॉरेन की विजिट जो है व्लादिमीर पुतिन साहब ने ईरान की। सो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच गया है। वेस्टर्न वर्ल्ड, इसमें यूएसए आ गया, यूके और दूसरे जो खास करके नेटो के देश हैं, तो ये सारे देश जो हैं वो रशिया और ईरान को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आगे बढ़े उससे पहले, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन वो परफॉर्मेंस में आज आपको थोड़ी कमी, थोड़ी या फिर ज़्यादा, इट डिपेंड्स, राइट, आपको देखने को मिलेगी। बट लिसन, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं आज थोड़ा गुड फील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि लेट्स टेक द लेक्चर। तो मेरी कोशिश पूरी है कि आपको बेस्ट क्वालिटी का लेक्चर दूँ, लेकिन जो मेरा एक नॉर्मल है उतना परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली नहीं है, ये मैं मानता हूँ, तो थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड, ये यूएसए, नेटो एक्सेट्रा जो है वो रशिया और ईरान को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करते। इट्स लाइक फेविकॉल, कि जितना दुश्मन वेस्ट जो है इन दोनों के को सताने की या फिर इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उतना ही रशिया और ईरान जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आते जाएंगे। और दोनों के बीच में ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो थी ही। सीरिया में ईरान और रशिया ने मिलकर काम किया है, राइट। ईरान की जो रेजिम थी, अब मैं सीरिया की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मुझे सीरिया में यूएसए, यूके और फ्रांस ने भी बहुत बड़ी गलती की थी, बट उन डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। बशर अल असद जो हैं, तो उनको ईरान का सपोर्ट है, और यूएसए ने यह तय किया कि हम सीरिया पर अटैक करते हैं, तब रशिया ने सीरिया की मदद की। तो यहाँ पर सीरिया की जब बात आती है, तो ईरान और रशिया बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और वेस्ट उसके खिलाफ है। अब एक एमओयू साइन हुआ है, जब पुतिन ईरान पहुँचे उससे पहले दोनों देशों के बीच में, जो रशिया की गैसप्रॉम है और ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक एमओयू, ये डील साइन नहीं हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, $40 बिलियन का एनर्जी को लेकर है ये। और इसमें यह है कि रशिया की कंपनी जो है वो ईरान में एलएनजी प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइंस और एनर्जी फील्ड्स और बिल्डिंग्स में मदद करेगी।
तो ये एक MOU साइन हुआ है। अब रशिया जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, रशिया ईरान के साथ इकोनॉमिकल, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा गहरा बनाता जा रहा है। और लास्ट जब हमारी बातचीत हुई थी तब मैंने आपको USA के बारे में और सऊदी अरेबिया, फिर इज़राइल के बारे में, पैलेस्टाइन के बारे में बताया था, क्योंकि जो बाइडन साहब जो हैं वो इन सारे देशों की यात्रा पर गए थे। तो USA ने अभी लास्ट वीक ही कहा था कि रशिया जो है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवा रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। और यहाँ पर देखिए कि रशिया जो है वो ईरान से कुछ आर्म ड्रोन्स खरीद रहा है ताकि वो यूक्रेन में उनको डिप्लॉय कर सकें। और मिस्टर पुतिन जो हैं उनकी मुलाकात तेहरान यानी कि ईरान के कैपिटल में टर्किश प्रेसिडेंट रेचेप तैयब एर्दोआन इनके साथ भी हुई। और उन्होंने सीरियन सिविल वॉर के बारे में डिस्कशन की, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिस्कशन की, और ये कहा कि यूक्रेन का जो पोर्ट है तो उस पोर्ट से कुछ ग्रेन्स और ये सारी चीज़ें जो है वाया ब्लैक सी एक्सपोर्ट किए जाए। तो ब्लैक सी पर टर्की का एक प्रकार का होल्ड है, इस्तांबुल से बाईपास होती है ये, तो टर्की जो है वो कह रहा है कि चलो ग्रेन्स अगर भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी 2 पैसे कमाने को मिलेंगे। अब टर्की एक बहुत इंटरेस्टिंग देश है। टर्की नेटो का मेंबर है, और टर्की एक ऐसा देश है जिसने नेटो का मेंबर होने के बावजूद भी रशिया से S-400 मिसाइल्स खरीदी है। और यहाँ पर टर्की जो है वो यूक्रेन को ड्रोन्स बेच रहा है, यूक्रेन को टर्की, और दूसरी तरफ रशिया के साथ भी डिस्कशन कर रहा है। तो टर्की के बारे में मैं मीन्स इट्स ए मिड पावर, राइट, इट्स नॉट ए न्यूक्लियर पावर, इट्स नॉट ए सुपर पावर, लेकिन मिड पावर के तौर पर काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है टर्की के। नेटो का मेंबर भी रहता है, USA के साथ भी दोस्ती है, रशिया के साथ भी दोस्ती है, तो काफ़ी स्मार्ट है आई वुड से। और टर्की और रशिया जो है सीरिया में मिलकर काम कर रहे हैं, और इसी के साथ ईरान जो है वो अब रशिया और चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा करना चाहता है। और मिस्टर पुतिन की जो विज़िट है, जो जो बाइडन की विज़िट के बाद ही हुई, जो बाइडन सऊदी अरेबिया, इज़राइल, और बहुत कम समय के लिए आई थिंक ही वेंट टू पैलेस्टाइन एज वेल, तो वहाँ पर ये विज़िट की उन्होंने मिडल ईस्ट की या फिर वेस्ट एशिया की, और उसके बाद तुरंत ही मिस्टर पुतिन जाते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड के चीज़ें जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है वेस्ट एशिया में, इज़न्ट इट। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माउंटेन रेंज। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। ये जजमेंट जो है वो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट जो हरियाणा पर लागू होता है तो इसके बारे में है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू इन फैक्ट वन थिंग कि आपको याद है हमने कुछ दिनों पहले ही पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर जो हैं मान साहब, तो उन्होंने एक फॉरेस्ट है तो उसके बारे में क्विक डिसीजन ले लिया, और हमने काफ़ी तारीफ़ की थी कि चलो अच्छा हुआ कि पंजाब की सरकार ने यह डिसीजन लिया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, और उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा सबसे बॉटम में आता है एक हमारे देश में जो राज्य हैं, लेट्स से गुजरात, तो गुजरात का कितना परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ऐसे अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो सबसे कम, अगर किसी हमारे देश के किसी एक राज्य में सबसे कम जंगल अगर है तो दैट इज़ हरियाणा, उसके बाद आता है पंजाब। अब यहाँ पर बात आ रही है अरावली रेंज की। देखिए, अरावली रेंज जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन, जो एक पर्वतमाला जिसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज, तो पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इट इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, रिमेंबर दिस थिंग। और ये डेजर्टिफिकेशन को रोकने का काम करते हैं। क्या है कि ये ऐसे लोकेशन पर, लेट्स से कि यहाँ पर पहाड़ है, बहुत ही सिंपल, और यहाँ पर लेट्स से दिल्ली है, सिंपल समझ लीजिए, और यहाँ पर रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान की हवाएं जो है ना वो यहाँ पर एक दीवार के तौर पर यह पहाड़ काम करता है, यहाँ पर टकराती है और यहाँ पर बहुत कम, ना के बराबर यहाँ पर जाती है। क्योंकि रेगिस्तान की जो ये रेत होती है, ये अगर आपके खेती बाड़ी वाले क्षेत्र पर अगर आ जाए तो उसके टॉप लेयर पर अगर सेटल हो जाए तो आपका प्रोडक्शन कम हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो अरावली रेंज जो है वो एक प्रोटेक्टर है, बरसात के लिए भी प्रोटेक्टर है। ये थार का डेजर्ट जो है वो भी एक्सपांड नहीं होता है इसकी वजह से।
लेकिन अगर आप इसी पर्वतमाला को काटते रहेंगे, माइंस और मिनरल्स के चक्कर में अगर इसको डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, तो फिर इसको गैप्स मिल जाएंगे, राइट। बहुत सारी जगहों पर ऐसे गैप्स हो गए हैं कि पर्वतमाला जो पूरी ऐसी पर्वतमाला थी तो अब उसमें गैप आ गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको तोड़ दिया। तो ये गैप में से अब विंड आती है और विंड के साथ साथ रेत आती है, और फिर ये हमारी ब्रेड बास्केट जो है, इसमें उत्तर प्रदेश आ गया, हरियाणा, पंजाब एक्सेट्रा, तो ये सारी जगहों पर फिर ये मिट्टी सेटल हो जाती है, सॉइल सेटल हो जाती है, सैंड बेसिकली। अब हरियाणा का, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे लोवेस्ट है, राइट, एवरेज जंगल का विस्तार हरियाणा का है कुछ 3.6%। नेशनल एवरेज है हमारी 21.7%। पंजाब का कितना है बताइए? ये जवाब आपको शायद पुरानी पीडीएफ में, बहुत पुरानी भी नहीं है, 1 हफ्ते पुरानी पीडीएफ में मिल जाएगा, ढूंढिए, और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको देना है। वर्ल्ड बैंक का 2013 में एक रिपोर्ट आया था, एनुअल कॉस्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, तो ये कितना है? हर साल भारत को 5.7% अपनी जीडीपी या फिर $80 बिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लोगों की जल्दी मृत्यु होती है, और एक परिवार जो है वो पूरा, और ऐसे कितने सारे परिवार जो हैं वो बिखर जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किलर, और अगर आज हमने इनको नहीं संभाला, सुप्रीम कोर्ट का ये अच्छा वर्डिक्ट है कि हरियाणा में बैलेंस लेकर आपको चलना है, आप ऐसे ही अरावली रेंज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो जनरली जो है वो डेवलपमेंट जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट की जीत हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी एनकरेजिंग थिंग। फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जुडिशियरी के बारे में। क्या भारत एक डेमोक्रेसी है? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि सर आज नहीं, हज़ारों साल पीछे चले जाइए, सभा होती थी हमारे देश में, समितिज़ होती थी, और समितियों में और सभाओं में लोगों को कहने का अपना अधिकार था, और यही कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ग्रीक में भी हुआ करती थी। तो ये आजकल की जो डेमोक्रेसी है हमारे देश में तो बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, हम मीन्स डेमोक्रेसी का जन्म ही यहाँ पर हुआ, ये वो एक्सेट्रा कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। डेमोक्रेसी शब्द जो है वो भी एक ग्रीक की शब्द है। तो उस टाइम की डेमोक्रेसी, और जो ये नॉर्थ अटलांटिक सेंस में, यानी कि जो यूके मैग्ना कार्टा के बाद, और यूके, यूएसए, कनाडा, ये सारे देशों की जो डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो हमें फ्रांस और इन सारे देशों में से जो मॉडर्न एरा में जन्मी डेमोक्रेसी, उस हिसाब से देखें तो नहीं, पुरानी डेमोक्रेसी फिट नहीं बैठती है। लेकिन यस, वी कैन से अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ थी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हमारा देश एक मैच्योर डेमोक्रेसी है? आप कहेंगे नहीं। क्यों आप कहेंगे नहीं? क्योंकि मैंने कई बार कहा है, मैंने खुद ने आपको कहा है और सिखाया है कि नहीं, हमारा देश जो है वो मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। अब हमारे एक जज है बहुत ही फेमस, A.K. गांगुली साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उन्होंने क्या कहा कि भारत की डेमोक्रेसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, उन्होंने कहा। दूसरे हमारे जज हैं, जो प्रेजेंट जज हैं, J.B. पार्डीवाला साहब, उन्होंने कहा कि आज भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के अभी के जज कहते हैं। तो क्या है, मैच्योर है नहीं है? व्हाट इज़ द थिंग? मीन्स इतनी कन्फ्यूजन क्यों? द थिंग इज़, ये एक डेफिनेशन है, किस एंगल से देखते हैं उस एंगल से ये थोड़ी बहुत चेंज होती है। ये एक पर्सपेक्टिव भी है, राइट। एक जज कहते हैं कि मैच्योर है, एक जज कहते हैं मैच्योर नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी के बारे में या फिर मैच्योरिटी के बारे में एक चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी जहाँ पर है, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी मैच्योरिटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, राइट, मिनिस्टर, MP, तो आपको अपनी एसेट्स कितनी है वो देनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि ये ऑन पेपर बात है, वी ऑल नो MPs और MLAs जो हैं वो कितने दिखाते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो है वो थोड़ी बड़ा चढ़ा कर दिखा देते हैं ताकि कोई नई कार वार ले ले तो कोई इश्यू ना हो, तो रिकॉर्ड्स के लिए, बुक कीपिंग के लिए सारी चीज़ें होती हैं। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट भी हमारे देश में आ गया, लेकिन अगर इनकी भी गहराई में मैं जाऊं तो बहुत समय तक ये सीट्स वैकेंट थी। नैतिकता की बात करें तो नैतिकता जो है ना वो कानून से परे है। अगर मैं मॉरली, अगर मैं एक ऐसी पोस्ट पर हूँ, फॉर एग्जांपल अब देखिए मुर्मू जी हैं, राइट, तो
वो हमारे नए प्रेसिडेंट बने, वो थोड़ी किसी के साथ 10-15 रुपए के लिए झगड़ा करेंगे। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज़न्ट इट? वो ऐसे कोई ऐसे शब्द ही नहीं निकलेंगे उनका, कोई ऐसा बिहेवियर ही हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज उनको पता है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो द्रौपदी मुर्मू जी की सिर्फ बात नहीं है, वो बात है हमारे देश के राष्ट्रपति के पद की। तो उसकी गरिमा को संभालना उनकी नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अगर आप लेट्स से एक किसी भी प्रकार का यूनिफॉर्म पहनते हैं, व्हेन आई से यूनिफॉर्म आई डोंट मीन टू से जस्ट के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस का यूनिफॉर्म। अगर आप पोस्टमैन का यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर कई बार ऐसा होता है आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते लेकिन लोगों को पता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो एक बिहेवियर जो है ना वो होना चाहिए। ये चीज़ आपको मैकडोनल्ड में, ये चीज़ आपको दूसरी ऐसी प्राइवेट कंपनीज के कई स्टडीज़ पढ़ेंगे। मेरा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है तो आई नो कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, इसकी इम्पैक्ट क्या होती है, थिंग्स लाइक दैट। विल टॉक अबाउट इट सम टाइम। लेकिन बहुत ही शॉर्ट में अगर आपको समझा दूँ कि आप जहाँ पर ही जाते हैं ना, आपकी वो छवि आपके साथ होती है। कहते हैं ना कि आपका जो काम है वही आपकी आइडेंटिटी होती है, हम हमारे काम से ही जाने जाते हैं। तो दैट्स द थिंग कि अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, राइट, और अगर आपको पैसे जो हैं, आपकी सैलरी जो है वो पब्लिक एक्सचेकर में से, लोगों के टैक्स में से अगर आपकी सैलरी आ रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कितनी एसेट हैं, क्या है, सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज़ कीजिए, आप बताइए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन जुडिशरी जो है उसमें ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। देखिए, जजेस को अलग तरीके से या फिर इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है, राइट? मोरालिटी मीन्स डिस्क्लोजर इज वॉलंटरी इवन इफ द स्टिक ऑफ द लॉ डजंट रिक्वायर इट। मोरालिटी का मतलब ये, नैतिकता ये है कि भले ही रिक्वायर्ड ना हो। मुझे वो कहानी याद आ गई, राइट, पता नहीं आप जब स्कूल में थे तब वो कहानी आती थी या नहीं, बट आज मुझे वो कहानी याद आ गई। एक छोटी सी कहानी है, क्विकली यहाँ पर बताऊँगा, बहुत ही रेलेवेंट है यहाँ पर, कि एक व्यक्ति जो होता है वो कहीं पर जॉब कर रहा होता है, राइट। एक बहुत पुरानी बात है ये तो। ये मोमबत्ती का इस्तेमाल करता है फॉर लाइट, बल्ब तो नहीं थे उस टाइम पर। तो उसका एक दोस्त आया और वहाँ पर बैठा, तो उसका कहा कि बैठो आप, मैं थोड़ा काम फिनिश कर लूँ। तो अपना काम जैसे ही फिनिश होता है तो फिर वो एक नई मोमबत्ती जो है उसको जलाता है और पुरानी मोमबत्ती को बुझा देता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये क्या किया आपने? तो बोला कि मेरा काम ख़त्म हो गया, वो ऑफिस की या फिर वो जो दुकान है उसकी मोमबत्ती थी, ये मेरी पर्सनल मोमबत्ती है। तो बोला क्या फ़र्क पड़ता है? बोला फ़र्क पड़ता है बेटा, ये जो उस टाइम पर मैं जो हिसाब कर रहा था वो ऑफिस का था, या फिर व्हेन आई से ऑफिस आई मीन टू से वो दुकान का हिसाब था। लेकिन अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, ऑफिस का कोई काम नहीं है, अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू मेरा दोस्त है, पर्सनली बातचीत चल रही, तो उसमें मैं ऑफिस का क्यों? तो लाइक ईमानदारी का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। जब छोटा आई वॉज लाइक इन 4th 5th और समथिंग, तब की ये कहानी है, आज अचानक से पॉपअप हो गई। तो ऐसी कुछ बातें जो हैं, ऐसी कुछ चीज़ जो है ना, इट शुड बी ए रिमाइंडर फॉर एवरी वन ऑफ अस कि भले ही लॉ में ना लिखा गया हो कि आप अपनी एसेट्स को डिस्क्लोज कीजिए, बट मोरली यू शुड डिस्क्लोज इट, राइट। और एक 2009 का एक बिल भी कोशिश की थी, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट जजेस बिल 2009। और 2009 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसने भी कहा कि ये डिस्क्लोजर जो है वो होना चाहिए सभी को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारे जजेस जो हैं उनको अपने एसेट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर करनी चाहिए। लेकिन ये बिल जो है वो पास नहीं हो पाया, CIC ने कोशिश की लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहे। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वॉलंटरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, वॉलंटरली सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो 1997 में मैंडेटरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो मैंडेटरली डिस्क्लोज करें अपनी एसेट्स। लेकिन उसमें कोई क्लियर डेडलाइन नहीं थी, रीजनेबल टाइम लिखा था। तो रीजनेबल टाइम तो कुछ भी हो सकता है। तो आज तक सिर्फ 4 जजेस ने ही अपनी एसेट्स डिस्क्लोज की और हाई कोर्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था। हाई कोर्ट ने फिर वही चीज़ को फॉलो किया कि टाइम जो है ना, कोई रीजनेबल टाइम, ऐसा फिक्स टाइम होगा कि लेट्स से 2 महीने 1 साल के अंदर, तो फिर वो करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई था नहीं।
Thereafter, updating would be done only if acquisition was a substantial nature. There was a later resolution by Supreme Court in 2009 watering down mandatory to voluntary. ये 1997 में जो मैंडेटरी था और उसमें रीजनेबल टाइम लिखा गया था, अब इसको मैंडेटरी में से वॉलंटरी, कि अगर आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक के 13 जुलाई 2022 तक का डेटा ये कहता है कि एन वी रमन्ना, अरुण मिश्रा, AM खानविलकर और अशोक भूषण, ये 4 ही सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस हैं जिनकी डिटेल्स एसेट्स की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं और उनमें से सिर्फ 7 ऐसी हाई कोर्ट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन है, और उसमें से भी सबसे हाई प्रोफाइल जो दिल्ली की हाई कोर्ट मानी जाती है, तो उसमें सिर्फ 36.1% जितने ही, 50% से भी कम जजेस की डिटेल्स जो है वो दी गई है। वर्ल्ड बैंक और UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है वो कहता है कि 2017 का रिपोर्ट है, गेटिंग द फुल पिक्चर ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स, ये एक रिपोर्ट का नाम है। तो कहता है कि barely a decade ago suggesting to judicial officers that introducing rules and obligations to declare their assets and other relevant interests and activities as part of upholding judicial integrity and preventing opportunities for corruption was met with great skepticism। एक बहुत ही पहले ऐसा था कि एक बहुत ही स्केप्टिसिज्म से, कि अगर आप कहोगे कि ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स दे दीजिए, तो बहुत ही ऐसे गलत तरीके से देखा जाता था जजेस, और ये सारी चीज़ें जजेस और दूसरे लोग भी खुश नहीं थे। और 161 कंट्रीज़ को कवर किया गया, तब पता चला कि लगभग 56% जितने देश, 161 कंट्रीज़ में से 56% देश ऐसे हैं, 56% देश ऐसे हैं जिनके जजेस और प्रोसिक्यूटर्स की डिटेल्स जो हैं, एसेट्स और उन सारी पैसों की डिटेल्स, वो पब्लिक डोमेन में है, लोगों को पता है, राइट। और अनफॉर्चुनेटली ये 56% में भारत नहीं आता है। तो प्रश्न वही उठता है, राइट। नाउ आई विल लिव इट ऑन यू गाइस टू डिसाइड कि क्या हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर है। सोचिएगा आप इसके बारे में। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।